जय हिंद। दोस्तों, क्या आपको पता है कि आपके पास भारतीय नागरिकता रहने के बावजूद आप भारत के कुछ राज्यों और कुछ चुनिंदा जगहों या फिर क्षेत्रों में भी रहना तो दूर की बात है, आप स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से घूम भी नहीं सकते हैं। तो दोस्तों, आइए आज की कड़ी में हम जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि भारत में नागरिकता रहने के बाद भी आप भारत के कुछ राज्य और कुछ चुनिंदा क्षेत्र ऐसे हैं जहां आप बिना परमिट के नहीं घूम सकते हैं या फिर बिना परमिट के कहीं पर आप नहीं रह सकते हैं। जैसे विदेशों में लोग वीज़ा के सहारे रहते हैं या फिर वीज़ा के सहारे यात्रा करते हैं, वहाँ जाते हैं, उसी प्रकार से हमारे भारत में भी ऐसा कुछ जगह और कुछ चुनिंदा ऐसे राज्य हैं जहाँ जाने के लिए आपको परमिट की आवश्यकता होगी। उस परमिट को दोस्तों कहते हैं इनर लाइन परमिट। आइए जरा जानते हैं कि इनर लाइन परमिट क्या है। वैसे आपको एक बात बता दे कि यह इनर लाइन परमिट जो दोस्तों जहाँ पर लागू होता है वह हिली रीजन में, यानी क्या हिली रीजन में होता है, यानी पहाड़ी एरिया में। और दोस्तों आपको यह भी बता दे कि जहाँ आदिवासी बहुल संख्या निवास करती है वहाँ इनर लाइन परमिट का व्यवधान किया गया है। तो आइए जरा देखते हैं क्या है ILP और इसका क्या प्रक्रिया होता है। दोस्तों ILP मतलब कि इनर लाइन परमिट, यह दोस्तों व्यवस्था जो किया गया था जिस समय अंग्रेज राज किया करते थे भारत पर, उसी समय किया गया था। आपको पता होगा कि भारत में वैसे तो अंग्रेज आधिपत्य जमाया था बंगाल पर, और दोस्तों बंगाल पर आधिपत्य जमाने के बाद धीरे धीरे करके वह प्रसारित कर लेता है क्षेत्रों को, और बम्बई इसके बाद मद्रास तक भी प्रसारित हो जाता है, और इस तरह से आगे चल करके पूरे संपूर्ण भारत पर एक छत्र राज हो जाता है ब्रिटिश सरकार का। आइए जरा देखते हैं। तो यह हमने बता दिया कि ILP मतलब इनर लाइन परमिट। दोस्तों यह ILP जो है यानी इनर लाइन परमिट जो है, इसे ऑफिशियल ट्रैवल डॉक्यूमेंट भी कहा करते हैं। ऑफिशियल ट्रैवल डॉक्यूमेंट यानी अधिकारित यात्रा दस्तावेज भी कह सकते हैं। और यह इनर लाइन परमिट जो है दोस्तों लागू वहाँ किया जाता है जिस राज्य में यह इनर लाइन परमिट का व्यवस्था किया जाता है, उस संबंधित राज्यों द्वारा यहाँ पर व्यवस्था किया जाता है, लागू किया जाता है ILP। और देश के अंदर संरक्षित क्षेत्र में तय समय के लिए, मतलब अपने भारत के अंदर ही एक संरक्षित है यानी प्रोटेक्टेड एरिया है, वहाँ एक निश्चित समय के लिए यानी तय समय के लिए भारतीय नागरिकों को इस ILP परमिट द्वारा इजाज़त दिया जाता है। अब दोस्तों यहाँ हमने क्या कहा कि भारतीय नागरिकों को इस भारत क्षेत्र के अंदर जो संरक्षित क्षेत्र है यानी प्रोटेक्टेड एरिया है, वहाँ भारतीय नागरिकों को ILP के सहारे जाने का इजाज़त दिया जाता है। अब दोस्तों एक बात यह भी आता है कि भारतीय नागरिकों को क्या विदेशी नागरिकों को भी यह प्रावधान है? तो दोस्तों विदेशी नागरिकों को भी जाने के लिए यही प्रावधान है, यानी ILP उसे भी लगता है। और दोस्तों वो जो लगता है तो उसे बोलते हैं ILP का जगह पर ILP नहीं बोलेंगे उसके लिए, बल्कि यह ILP तो हम भारतीय लोगों के लिए है। लेकिन अगर कोई फॉरेनर आता है और उस संरक्षित क्षेत्र में जाता है घूमने के लिए, तो उसे एक परमिट देना पड़ता है, लगाना पड़ता है। उस परमिट को कहते हैं क्या? PAP। यहाँ लिखा हुआ है PAP, यानी होता है प्रोटेक्टेड एरिया परमिट। दोस्तों प्रोटेक्टेड एरिया परमिट के द्वारा वो विदेशी नागरिक यात्रा कर सकता है, उसको इजाज़त मिलता है जो ILP से भिन्न होता है। अब दोस्तों ILP हम तो भारतीय लोग ठहरे, तो हमें बहुत जगह ऐसे हैं जहाँ तो बिना ILP के भी जा सकते हैं, लेकिन ऐसे जगह कुछ है जिसमें अगर कोई फॉरेनर आते हैं तो उसे PAP के द्वारा जाया जा सकता है, यानी ILP ही समझिए। बिना
आईएलपी के वह नहीं जा सकते हैं। जैसे हम लोग राजस्थान में स्वतंत्र और निष्पक्ष घूम सकते हैं, जैसलमेर, बाड़मेर जैसे जगहों पर, लेकिन अगर वही फॉरेनर कोई आता है तो उसे यही आईएलपी का सहारा लेना पड़ेगा। अब देखिए दोस्तों, तो यह आईएलपी बनाने के एवज में सरकार द्वारा कुछ शुल्क लिया जाता है। और दोस्तों सरकार द्वारा यह शुल्क लिया जाता है अराउंड समझिए यह कि 400 से 500 तक इसका शुल्क हो जाता है। सभी मिलाकर के अलग अलग प्रकार के शुल्क लिए जाते हैं। अब दोस्तों देखिए, यह जो आईएलपी जो है यानी इनर लाइन परमिट, ये जो दस्तावेज बनता है दोस्तों, एक वीजा की तरह समझिए, जैसे विदेश में लोग जाते हैं वीजा बनाते हैं, ठीक उसी प्रकार समझिए। तो यह आईएलपी जो है दोस्तों 1873 में ब्रिटिश राज का नियम के तहत बना था। अब दोस्तों उसे कहते थे बंगाल फ्रंटियर रेगुलेशन। अब देखिए कि 1873 में बना था। आपको तो पता होगा दोस्तों, ब्रिटेन वाले लोग आए थे यानी अंग्रेज लोग आए थे भारत में व्यापार के वास्ते, लेकिन धीरे धीरे दोस्तों व्यापार करते करते यह शासन करना भी शुरू कर देता है। तो दोस्तों कुछ ऐसा हुआ, मतलब एरिया अपने आप में संरक्षित रख लेता है जहां किसी भारतीय नागरिकों को जाना वर्जित था यानी प्रतिबंधित था। आइए जरा देखते हैं वो कौन सा था। सबसे पहले तो देखें हम कि 1873 में ही आईएलपी का व्यवस्था किया गया इस ब्रिटिश राज अधिनियम के तहत। और क्या कि कंपनी शासन में, तो आप यहाँ पर देखिए कि जैसे हमारे भारत का संविधान जो बना है दोस्तों, संविधान के पीछे पिछला कुछ इतिहास है। तो यानी हमारा संविधान विकास कैसे हुआ, तो आपको हम बता दें कि वैसे अंग्रेज को समझिए कि एक बहुमत या फिर कहिए कि उसका हौसला कब बढ़ता है, वैसे तो 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना किया जाता है। और दोस्तों इसका मनोबल तब बढ़ जाता है जब प्लासी का युद्ध और बक्सर के युद्ध को यह जीत जाता है। यानी प्लासी का युद्ध, ये पश्चिम बंगाल में प्लासी वहाँ युद्ध होता है और 1757 में होता है, और 1764 में दोस्तों बिहार के बक्सर में युद्ध हुआ था। इस युद्ध के बाद समझिए कि अपार मतलब इसका जीत होता है, और इसके बाद इसका मनोबल इतना बढ़ जाता है कि धीरे धीरे भी शासन करना शुरू कर देता है। तो इसे दो टर्म में बांटेंगे। एक आपको पता होगा कि पूरे हमारे एक आधुनिक इतिहास में क्या होता है कि एक बीच में पड़ा हुआ था जिसे आप 1857 की क्रांति कह सकते हैं। 1857 को सैन्य विद्रोह भी कह सकते हैं। तो 1857 ईस्वी से पहले का शासन यानी 1773 ईस्वी से लेकर के 1857 ईस्वी तक का जो शासन होता है दोस्तों, यह होता है कंपनी का शासन। और 1857 ईस्वी के बाद 1947 ईस्वी तक यानी देश आज़ादी होने तक जो शासन चलता है वह ब्रिटिश क्राउन का शासन चलता है। तो हमने क्या बताया कि कंपनी शासन में तत्कालीन सरकार, जिस समय सरकार वहाँ होती थी, अपने व्यापारिक हित को प्रिजर्व करने के लिए यानी प्रोटेक्ट करने, संरक्षित करने के लिए बनाया गया था, यह अधिनियम बनाया गया था, ये आईएलपी। और दोस्तों उन्होंने एक प्रतिबंधित इलाका को घोषित कर दिया कि उस इलाका में कोई भारतीय नागरिक नहीं जा सकता है और बिजनेस नहीं कर सकता है। तो यह एरिया था। तो आपने यह देख लिया 1873 में किस प्रकार से यह आईएलपी का प्रावधान किया जाता है यानी इनर लाइन परमिट का प्रावधान किया जाता है। आइए अब आगे की कड़ी में देखते हैं दोस्तों, आईपीएल जो लगता है यानी इनर परमिट लाइन जो घोषित किया गया है और आईपीएल के परमिट के सहारे आप वहां जा सकते हैं। तो ऐसे कौन से राज्य हैं या फिर ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जहां आईएलपी लागू होता है, जहां आईएलपी लगेगा? तो देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। दोस्तों यहाँ पर 4 राज्य हैं। आपसे कभी प्रश्न में पूछा जाएगा कि आईएलपी वाले क्षेत्र हैं या फिर कौन से राज्य ऐसे हैं जहां आईएलपी का प्रावधान किया गया है, तो आप झट से बोलिएगा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। दोस्तों आइए अब इन राज्यों में कुछ इंपोर्टेंट बात जान लीजिए। मणिपुर दोस्तों पहले जो है यानी 2020 से पहले या 2019 से पहले या फिर 2020 से पहले मात्र 3 ही राज्य थे, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम। दोस्तों मणिपुर जो है उसमें इनर लाइन परमिट लागू होता है कब? तो इनर लाइन परमिट लागू होता है 1 जनवरी 2020 से। उससे पहले चलिए तो 11 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति महोदय द्वारा हस्ताक्षर किया जाता है
और तब जाकर के यह लागू कर दिया जाता है 1 जनवरी 2020 से। अब दोस्तों जहां जहां आईएलपी का व्यवस्था प्रावधान किया गया, जो आईएलपी का जो क्षेत्र आता है वहां पर सीएए यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, यह जो अधिनियम है यह लागू नहीं होता, प्रभावहीन हो जाता। समझिए कि यही बात है कि अगर आपके पास भारतीय नागरिकता है तो वहां समझिए कि आपकी भारतीय नागरिकता खत्म, वहां कोई वैल्यू नहीं रहेगी आपकी भारतीय नागरिकता का। तो यह बात ध्यान रखिएगा। तो यह राज्य देख लिए। अब दोस्तों कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पूरे संपूर्ण राज्य में तो नहीं आईएलपी का व्यवस्था किया जाएगा, लेकिन कुछ ऐसे जगह है जहां पर आईएलपी का व्यवस्था किया गया। उससे पहले आपको बता दें कि यह नागालैंड है। दोस्तों नागालैंड में एक जिला है दीमापुर, नागालैंड में एक जिला आएगा दीमापुर। दोस्तों यहां देख सकते हैं, उससे पहले देख लीजिए, ये हमने ब्लू कलर में जो यह लाइन ड्रॉ किया है, यह 4 राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। क्या देखा? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। इस चारों राज्य में आईएलपी का प्रावधान किया गया है, यानी इनर लैंड परमिट का व्यवस्था किया गया है। अब दोस्तों यह नागालैंड में देखिए, यहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट है दीमापुर। दोस्तों यह दीमापुर जो नागालैंड और इधर से ई राज्य है असम, नागालैंड और असम के समझिए कि बॉर्डर पर ही एक डिस्ट्रिक्ट है दीमापुर। दोस्तों यह दीमापुर जो है एक व्यापारिक या फिर कह लीजिए कि कॉमर्शियल सेंटर है, वाणिज्यिक केंद्र है। इसलिए पहले 2000 हाँ समझिए कैसे ही कि 2019 तक समझिए कि यहाँ आईएलपी जो है इनर लाइन परमिट जो है प्रावधान नहीं था दीमापुर में, पूरे नागालैंड में था, लेकिन दीमापुर जैसे जिला या फिर क्षेत्र कहिए वहाँ नहीं था, क्योंकि वाणिज्यिक केंद्र था। और जैसे ही 2019 में आपको पता है कि यह नागरिकता अधिनियम आया था, और दोस्तों यह अधिनियम, यह एक्ट जो है आने से क्या हो गया, इसकी नागालैंड सरकार की निगाहें टिक गई और यह आईएलपी में संग्रहित कर लिया। तो अब समझिए कि संपूर्ण हो गया, यह बात ध्यान रखिएगा। और आपको यह बात बता दें कि यहाँ आप देख सकते हैं यह असम है, ये मेघालय और ये त्रिपुरा है। दोस्तों यह हरे कलर में, ग्रीन कलर में आप देख रहे हैं कुछ डॉटेड किए गए हैं, समझिए कि यह है 6ठी अनुसूची के तहत आता है क्षेत्र। अब दोस्तों यह 6ठी अनुसूची के तहत यह क्षेत्र आता है। देखिए असम भी थोड़ा सा कुछ पार्ट है, पूरे असम नहीं है। अनुसूचित यानी 6ठी अनुसूची में जो क्षेत्र आते हैं वो असम का कुछ भाग है, और क्या त्रिपुरा का भी देख सकते हैं, पूरा नहीं है, त्रिपुरा का कुछ भाग है, और मेघालय, संपूर्ण मेघालय में 6ठी अनुसूची का प्रावधान किया गया है, लेकिन शिलोंग को नहीं किया गया, शिलोंग को छोड़ करके ध्यान रखिएगा। और मिजोरम में भी किया गया है। दोस्तों आप इस प्रकार से देख रहे होंगे कि मिजोरम में तो 6ठी अनुसूची का भी प्रावधान है और आईएलपी का भी प्रावधान है। इस प्रकार एक यहाँ प्रश्न बनेगा कि कौन से ऐसे राज्य हैं जहां 6ठी अनुसूची भी लागू होता है और आईएलपी भी लागू होता है, तो जवाब उसका होगा क्या, मिजोरम। तो आप यहाँ यह भली भांति देख लिए होंगे। और एक बात हम आपको और बता दें कि यह त्रिपुरा राज्य, दोस्तों त्रिपुरा में कुछ लोग मांग कर रहे हैं कि एक अलग राज्य का गठन किया जाए और उसका नाम रखा जाए टिपरालैंड। क्या होगा, टिपरालैंड। ऐसा अभी मतलब आवाज़ें वहाँ पर उठती हैं, और देखिए होता कि नहीं होता। अगर हो जाएगा तो यह आपका 29वां राज्य हो जाएगा, त्रिपुरा का ही भाग है टिपरालैंड। अब आगे देखिए, आगे दोस्तों उत्तराखंड के कुछ ऐसे जगह हैं जहां आईएलपी का प्रावधान है। वो 3 जिला है, उत्तराकाशी, पिथौरागढ़ और चमोली। यानी उत्तराखंड के 3 जिला, संपूर्ण उत्तराखंड नहीं बोल रहे हैं, उत्तराखंड के 3 जिला ऐसे हैं जहां आईएलपी का प्रावधान किया गया है। वो है उत्तराखंड जिला, पिथौरागढ़ जिला और चमोली जिला। यदि आप मानचित्र को देखना चाहते हैं तो देखिए ये है उत्तराखंड है। दोस्तों यहाँ से चीन का सीमा साझा हो रहा है। मतलब क्या कि यह आईएलपी का जो प्रावधान किया गया है, इनर लाइन परमिट का जो प्रावधान किया गया है, जहाँ पर चाइना बॉर्डर है, समझिए कि उसी वाले इलाका में आईएलपी का प्रावधान किया गया है। क्यों न किया जाए आईएलपी का प्रावधान दोस्तों? क्योंकि हमेशा तो चीन का खतरा बना हुआ रहता, मंडराते रहता है, इसलिए आईएलपी का प्रावधान वहाँ पर किया गया है। और दोस्तों यहाँ पर जो आईएलपी का प्रावधान किया गया है अपने लिए अलग, और जबकि विदेशी लोग आएंगे उसके लिए समझिए कि पहले से ही आईएलपी लगना शुरू हो जाएगा। तो देखिए ये जिला है उत्तराकाशी जिला,
यह जिला हो जाएगा चमोली जिला और यह जिला हो जाएगा पिथौरागढ़। उत्तरकाशी जिला, चमोली जिला और यह हो गया पिथौरागढ़ जिला। आइए जरा और देखते हैं संपूर्ण लक्षद्वीप जो दोस्तों है, यदि आप लक्षद्वीप कभी घूमने जाइएगा तो वहाँ भी ILP लगेगा। बिना ILP के आप लक्षद्वीप नहीं जा सकते हैं। और वही अगर कोई फॉरेनर आएगा, कोई विदेशी आएगा तो वह बिना PAP के नहीं जा सकता है, यानी प्रोटेक्टेड एरिया परमिट, संरक्षित क्षेत्रीय परमिट, उसके बिना नहीं जा सकता। वो रहना तो दूर की बात है, घूम भी नहीं सकता है। अब देखिए दोस्तों, एक एक करके उत्तराखंड का जिला के बारे में देख लीजिए। कौन ऐसा उत्तराखंड का जिला में कौन सा जगह है जहां पर ILP का प्रावधान किया गया है। उत्तराखंड उत्तरकाशी में दोस्तों एक आपको जगह मिलेगा जिसे बोलते हैं ये नेलांग घाटी। आप देख सकते हैं ये यहाँ पर है, ये हो गया नेलांग घाटी। दोस्तों यही नेलांग घाटी में 2 गांव मिलेगा, एक है मिलाम गांव और एक है लीलम गांव। दोस्तों यहाँ पर बिना ILP के आप घूमने के लिए नहीं जा सकते हैं। देखिए और क्या प्रावधान किया गया है। तो नेलांग घाटी आप देख ही रहे होंगे कि इंडिया और चाइना बॉर्डर पर अवस्थित है नेलांग घाटी। और यहाँ दोस्तों जाने के लिए क्या व्यवस्था किया गया कि इस नेलांग घाटी में, नेलांग वाले क्षेत्र में आप केवल दिन के समय ही घूमने जा सकते हैं। मैंने क्या बोला, नेलांग घाटी में आप केवल दिन के समय ही घूमने जा सकते हैं, रात्रि में रुकने का प्रावधान नहीं किया गया है। सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए है। इस एरिया में समझिए कि कोई फॉरेनर जा भी नहीं सकता है। और देखिए दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे कि यह जो उत्तरकाशी जिला है, जिला मुख्यालय उत्तरकाशी से 100 किलोमीटर दूर पकड़ा था। यहाँ पर मुख्यालय होगा, 100 किलोमीटर दूर है नेलांग घाटी। और आप देखेंगे यहीं पर दोस्तों, नहीं ये हमने दोस्तों कुछ मिस कर गया, कुछ मिस्टेक कर दिया कि लीलम गाँव और मिलम गाँव, वो दोस्तों यहाँ नहीं है, वो दूसरे जिला में है। यहाँ पर 2 गाँव हैं, एक गाँव है नेलांग गाँव और एक है जरोंग गाँव। ध्यान रखिएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा कि ये आपका, ये हो गया आपका नेलांग घाटी। और नेलांग घाटी में दोस्तों 2 ऐसे गांव हैं, एक है आपका नेलांग और एक होगा जरोंग। इससे पहले दोस्तों हमने क्या बता दिया था, गांव में बता दिया था कि मिलम और लीलम गांव। दोस्तों यह मिलम और लीलम गांव कहाँ मिलेगा, तो यह मिलेगा आपको पिथौरागढ़ जिला में मिलेगा। ठीक है, इस बात को भली भांति ध्यान रखिएगा। देखिए तो हमने क्या बताया कि यह उत्तरकाशी जिला में ये जो आपका क्षेत्र आता है नीलम घाटी, नेलांग घाटी, नेलांग घाटी में 2 गांव, कौन कौन गांव बोले हैं, एक होगा नेलांग और एक होगा जोड़ोंग। यहाँ आप जा सकते हैं ILP के सहारे, लेकिन केवल दिन के समय ही जा सकते हैं, रात्रि में रुकने का प्रावधान नहीं किया गया है। और इसके बारे में दोस्तों देख लीजिए नेलांग और जड़ोंग गांव में आखिर क्या बात है कि केवल दिन के समय ही जा सकते हैं, रात के समय वहां रुक भी नहीं सकते हैं। तो सुनिए दोस्तों, भारत चीन का युद्ध होता है और युद्ध होने में ही कुछ ऐसा घटना हो जाता है कि लोग उस गांव से मतलब क्या पलायन कर जाते हैं और पलायन करके उत्तरकाशी तहसील में आने लगते हैं। तो समझिए कि वो दोनों गांव निर्जन हो जाता है, यानी खाली पड़ जाता है, वीरान पड़ जाता है। तो हमारे भारत सरकार द्वारा वहाँ ITBP के जवान और अन्य सेना को तैनाती कर दिया गया है, इसलिए दोस्तों वहाँ नहीं जा सकते हैं। और फॉरेनर को क्यों नहीं जाने का व्यवस्था है दोस्तों, भारत चीन का युद्ध हुआ था तो समझिए, इसलिए आखिर ज़्यादा मतलब ये समझिए कि जानकारी उसे मतलब कुछ कमजोरी या फिर जो कहिए नहीं जान पाए, इसके कारण उसे नहीं जाने दिया जा रहा है। तो आप समझ गए होंगे कि आखिर यह उत्तरकाशी जिला में नेलांग घाटी है। नेलांग घाटी में 2 गांव, नेलांग और जरोंग, यहाँ ILP का व्यवस्था है और केवल भारतीय नागरिकों को प्रावधान किया गया जाने के लिए। और दोस्तों भारतीय नागरिक भी जा सकते हैं, तो केवल दिन के समय, रात के समय नहीं, रात को उसे वापस लौटना पड़ेगा। और यहाँ ITBP के जवान और अन्य सेना को तैनाती किया गया है। अब दोस्तों यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा कि हम बोल रहे हैं कि भारतीय नागरिक, तो इसका मतलब यह नहीं समझिएगा कि और कोई जैसे कोई यदि कैबिनेट मंत्री है, फिर सेंट्रल कोई
मिनिस्टर है तो वो नहीं जा सकते, फिर सेना के और अन्य विंग नहीं जा सकते, वो लोग जा सकते हैं। हम आम नागरिक की बात कर रहे हैं। तो आप यहाँ देख लिए कि हुआ था ये कि भारत चीन युद्ध जब हुआ था तो इस गांव से लोग खाली होकर के चले गए थे, कहाँ, प्लान करके उत्तराकाशी तहसील में चले गए, तथा यहीं पर उत्तराकाशी में डुंडा गांव है वहाँ चले गए थे। और दोस्तों यहाँ से चीन का बॉर्डर जो है दोस्तों यानी 60 किलोमीटर दूर है। ये जरोंग गांव है, यहाँ से मात्र 60 किलोमीटर दूर पर है चाइना बॉर्डर। आपको पहले भी बता दिया था हमने क्या कि यह केवल और केवल किसे जाने के लिए मतलब यहाँ प्रावधान किया गया, केवल और केवल भारतीय नागरिकों को, विदेशी नागरिक यहाँ नहीं जा सकते हैं। यानी उत्तराकाशी जिले में नेलांग घाटी में यह नेलांग और जरोंग 2 गांव ऐसे हैं जहां विदेशी लोगों को जाना वर्जित है, प्रतिबंधित है, वो नहीं जा सकते हैं। और आपको हमने यह भी बात बता दिया था कि केवल दिन के समय जा सकते हैं, रात में ठहरने का प्रावधान नहीं किया गया। और एक बात और बता दें कि एक बार में केवल और केवल 24 लोग जा सकते हैं यहाँ पर्यटन के लिए। तो आप यह उत्तराकाशी जिला को भली भांति समझ गए होंगे। अब दोस्तों आइए जरा ये पिथौरागढ़ को देख लेते हैं। ये पिथौरागढ़ जिला है इधर से, आइए जरा इधर देख लेते हैं। दोस्तों पिथौरागढ़ में आपको एक होगा धारचूला। आप यहाँ देखिए ये है आपका क्या, ये है धारचूला है दोस्तों। यह धारचूला जगह का नाम है। तो धारचूला में ब्यास की घाटी, आपको पता हो कि ब्यास नदी बहती है, तो ब्यास की घाटी है धारचूला में। और दोस्तों इसी में 2 गांव मिलेंगे, नाभी और कुटी गांव मिलेंगे, वहां एलपी का प्रावधान किया गया इसी धारचूला वाले एरिया में। अब दोस्तों यहाँ पर ये जो देख रहे हैं ये एक जगह है मुनस्यारी। कौन सा जगह है? मुनस्यारी। दोस्तों मुनस्यारी में भी आपको क्या है, मुनस्यारी के मिलम गांव तक। अब देखिए ये है मुनस्यारी और मिलम गांव, देखिएगा दोस्तों ये है मिलम गांव। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक तो आप जा सकते हैं बिना एलपी के, यहाँ से यहाँ तक, यानी ये मुनस्यारी से मिलम तक बिना एलपी के आप जा सकते हैं, मान्य है। लेकिन मिलम गांव से आगे चलिए दोस्तों, लीलम गांव है, आप वहाँ बिना एलपी के सहारे नहीं जा सकते हैं। यानी यहाँ तक ठीक है, और यहाँ वाले एरिया में जाइएगा दोस्तों तो आपको एलपी लगेगा, बिना एलपी के आप नहीं जा सकते हैं। तो आपने इस तरह से ये पिथौरागढ़ जिला भी देख लिया। पिथौरागढ़ में क्या देखा था कि पिथौरागढ़ में एलपी कहाँ कहाँ लगता है, तो धारचूला वाले क्षेत्र में 2 गांव ऐसे मिलेंगे जहां एलपी लगेगा। वो 2 गांव कौन है? नाभी और कुटी गांव। इसके बाद दोस्तों यहां पर मुनस्यारी है। मुनस्यारी से ये लीलम गांव तक, मुनस्यारी से लीलम गांव तक एलपी नहीं लगेगा, आप जा सकते हैं। लेकिन वही लीलम से आती है मिलम से लीलम गांव तक जाइएगा तो एलपी के सहारे जाना पड़ेगा। तो यह आपने देख लिया। अब दोस्तों आगे देखिए चमोली जिला में देख लीजिए। चमोली जिला में दोस्तों 2 ऐसे जगह हैं जहां एलपी लगता है। वो एक ये है, यहाँ है दोस्तों जोशीमठ। क्या है? जोशीमठ। और आप देख सकते हैं ये एक रीजन है, ये है नीति घाट। ये है जोशीमठ और ये है नीति घाटी। जो जरा देखते हैं दोस्तों, नीति घाटी वैसे तो जोशीमठ में ही है, लेकिन यह जो नीति घाटी है दोस्तों चीन के बॉर्डर पर समझिए कि अवस्थित है। और चीन के बॉर्डर पर अवस्थित अंतिम जनसंख्या वाला यह समझिए कि गांव है। चीन के बॉर्डर पर अंतिम जनसंख्या वाला गांव कोई है चमोली जिला में, तो वह कौन सा गांव है? वह है नीति घाटी में गांव है एक। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए हमने यह बताया कि जोशीमठ है। हम लोग यदि जाएंगे तो हम लोग को केवल और केवल यहाँ वाले रीजन में लगेगा एलपी। लेकिन अगर कोई वही फॉरेनर जाएगा, विदेशी जाएगा, दोस्तों यहीं से उसे एलपी लगना प्रारंभ हो जाता है। और तो और यह भी एक बात का प्रावधान किया गया है, अगर कोई विदेशी पर्यटक है तो केवल और केवल 1 दिन के लिए जा सकता है और नीति गांव का भ्रमण कर सकता है। 1 दिन के लिए नीति गांव का भ्रमण कर सकता है, और हम लोग के लिए यह प्रावधान नहीं किया गया है। तो आप भली भांति
चमोली के बाद चमोली जिला में भी समझेंगे। फिर से देखिए, चमोली जिला में दोस्तों यह है जोशीमठ और यह है नीति घाटी। नीति घाटी में एक नीति गांव है। अब दोस्तों हमने यह बताया अगर कोई विदेशी पर्यटक जाता है तो दोस्तों उसे यही जोशीमठ से ही ILP लगना प्रारंभ हो जाता है, लेकिन अगर कोई भारतीय नागरिक जाएगा तो उसे केवल और केवल इस रीजन वाले क्षेत्र में आपको ILP लगेगा। और विदेशी नागरिक के लिए केवल और केवल 1 दिन का ही ये मतलब अनुमति मिलता है वहाँ घूमने का। उसमें भी एक प्रावधान किया गया कि रात में रुक नहीं सकता है। आइए, यह ILP आप कहाँ बना सकते हैं? जो दस्तावेज है दोस्तों, ये जो सर्टिफिकेट बनेगा, डॉक्यूमेंट बनेगा, आप कहाँ ILP बना सकते हैं? तो दोस्तों आप ILP बना सकते हैं बॉर्डर पर भी जाके बना सकते हैं। जहाँ पर ILP लगता है दोस्तों वहाँ पर ही बना सकते हैं। और आपको यह बात बता दें दोस्तों, ILP बनाने के लिए यदि कोई बॉर्डर पर नहीं जाकर बनाना चाहता है तो वो अन्य कार्यालयों में भी बना सकते हैं, जैसे दिल्ली में ऑफिस है, कोलकाता में है, गुवाहाटी में है। और यह एक बार में केवल 15 दिन के लिए बनता है ILP। दोस्तों यदि कोई नौकरी करना चाहता है, कोई मजदूर है, वह जाना चाहता है, वह 3 महीना 6 महीना, तो उस हिसाब से समझिए कि बनता है। वैसे तो हम आपको पहले बता दें कि एक बार में 15 दिन का ILP बनता है। और विद्यार्थी के लिए अलग प्रावधान किया गया, किसी में शुल्क में तो छूट भी किया गया, मतलब रियायती भी दिया गया, उस हिसाब से शुल्क लगता है। तो आपने यह बात जान लिया। दोस्तों वैसे तो हम यह भी बात बता दें, अब तो ऑनलाइन भी यह डॉक्यूमेंट बनने लगा है। अब देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर बताया था कि यह कुछ रीजन ऐसे हैं जहाँ पर संविधान का 6ठी अनुसूची का प्रावधान किया गया। अब दोस्तों यह 6ठी अनुसूची है क्या आखिर? आइए जरा समझते हैं 6ठी अनुसूची के बारे में। तो देखिए, संविधान की 6ठी अनुसूची कहती है कि यह जितना भी रीजन बता रहे हैं दोस्तों, यह समझिए कि जनजाति वाला बहुल वाला क्षेत्र है। यानी जनजाति क्षेत्र के प्रशासन के लिए, उसका जो प्रशासन होता है उसके लिए यह 4 राज्य, कौन कौन? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इनमें जनजातीय लोगों के अधिकार के लिए रक्षा का प्रावधान किया गया। इसलिए आप इस रीजन में दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि नागरिकता का मान्य नहीं रहता है। तो आपने यह देख लिया। और दोस्तों इसमें कौन कौन सा क्षेत्र आता है? तो हमने बताया कि संपूर्ण मेघालय जो है 6ठी अनुसूची के तहत आता है, केवल शिलोंग को छोड़ करके। और मिजोरम में आता है, असम में आता है, असम का कुछ भाग आता है, त्रिपुरा, इस सब का आदिवासी क्षेत्र है। और यह मतलब नागरिकता से मुक्त है, मतलब CAA से मुक्त है। यहाँ CAA का प्रावधान नहीं किया गया, उसे बाहर रखा गया इससे। तो आपने यह 6ठी अनुसूची में देख लिया। अब दोस्तों यहाँ पर यह भी देख लिया आपने क्या कि मिजोरम एक ऐसा राज्य है जो 6ठी अनुसूची में भी आता है और ILP के तहत भी आता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपने अभी समझा कि ILP क्या है और ILP किन रीजन में लगते हैं, आपने इसके बारे में देखा। अब दोस्तों कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो बताएंगे जहाँ ILP था लेकिन अब ILP का प्रावधान नहीं मतलब रखा गया ILP के तहत, उसे खत्म कर दिया ILP। जैसे लद्दाख में ILP खत्म हो चुका है, तो उसके बारे में बताएंगे कि लद्दाख में ILP खत्म कैसे हुआ, क्यों हुआ। और अभी भी खत्म होने के बावजूद भी आप उस एरिया, कुछ ऐसे जगह होंगे जहां आप डायरेक्ट नहीं जा सकते हैं, घूमने के लिए भी नहीं जा सकते हैं, तो यह बताएंगे। और आपको एक और बात बताएंगे दोस्तों कि PAP मतलब क्या? प्रोटेक्टेड एरिया परमिट, जो विदेशी के लिए लागू होता है, कौन कौन से क्षेत्र में लागू होता है, इसके बारे में जानने और समझने का प्रयास करते हैं।